सो सीपीटी पास करने के बाद शायद पहली ही क्लास होगी आपकी, है ना? और कोई सब्जेक्ट तो भी आपका शुरू नहीं हुआ है। ऑन है? चलिए, तो आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 4 असाइनमेंट्स आपको सबको मिले हैं। फर्स्ट असाइनमेंट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए, इन ऑल आईपीसीसी में 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके, करेक्ट? 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ग्रुप 1 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 3 पेपर हैं। इट्स नॉट लाइक सीपीटी जिसमें एक ही दिन में 4 पेपर होते थे या ऑब्जेक्टिव टाइप आता था। आईपीसीसी डिफरेंट है। आईपीसीसी अब एक तरह से वापस ट्रेडिशनल हो गया। एग्जैक्टली देखा जाए तो सीपीटी सीए है ही नहीं। सीपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर दोज हु वांट टू डू सीए, करेक्ट? तो अब सीए आपकी देखा जाए तो प्रैक्टिकली आज से पढ़ाई सीए की आपकी शुरू हो रही है, क्योंकि सीए आईपीसीसी से स्टार्ट होता है, करेक्ट? तो इसमें जैसे मैंने कहा 4 पेपर हैं, चारों सब्जेक्टिव हैं। इसमें आपको टाइम भी मिलता है, पढ़ने के लिए भी टाइम मिलता है। जैसे आपने देखा सीपीटी है, सीपीटी में इंस्टीट्यूट का रूल है कि 2 महीने के गैप के बाद पेपर स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो तो ठीक है, आपने मार्च में रजिस्ट्रेशन किया, जून में हो गया, वैसे भी सिस्टम यही है उनका। लाइक अगर कोई स्टूडेंट सितंबर में भी रजिस्टर करे तो दिसंबर में पेपर दे सकता है। उनकी थिंकिंग है कि 2 महीना सफिशिएंट है। बट आईपीसीसी में दे गिव यू 9 मंथ्स टू स्टडी। लाइक बहुत ज्यादा हमें शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हमें सीए पास तो करना ही है, लेकिन हमारा मेन एम क्या है? सीए पास करना या सीए बनना। ये चीज हमेशा याद रखना आप। ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ पढ़ते वक्त, किसी भी टीचर से आप पढ़ो तो इस कंसेप्ट को कभी मत भूलना कि हमें सीए बनना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रट्टा मार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टकट टेक्निक, ये तो नहीं कहूंगा फर्रे चला के, वो सब तो अब आजकल आउट ऑफ डेट हो गई ये चीजें। बट लेकिन कैसे भी करके बस अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स तो अच्छे लेने ही हैं। आज हर चीज चाहिए। आप देखो कि आप लोग इन दिनों, आप में से कुछ डोंट माइंड स्ट्रगल कर रहे होंगे कि यार रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, नहीं मिल रहा होगा, और जबकि आपके अच्छे मार्क्स होंगे। जिस दिन रिजल्ट आया होगा उस दिन आपको लगा होगा हमने तो दिल्ली जीत ली। लेकिन अब देख रहे हैं जब कॉलेजेस में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो लग रहा है नहीं जीती नहीं थी, ये तो अभी बड़ा कंपटीशन है। आपसे ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चे भी हैं जिनको आपसे बेटर कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया होगा। तो सीए में भी यही है, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, आपसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले में, क्योंकि सीए इज नॉट ए लोकल एग्जामिनेशन। सीए में कोई रोहिणी लेवल या दिल्ली लेवल पे पेपर नहीं हो रहा है। सीए इज लाइक ऑल ओवर इंडिया। एक से एक स्टूडेंट है, एक से एक टीचर्स हैं। अब मैं हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं क्या नहीं चाहूंगा कि आप लोगों के 90% से ऊपर आए, 95 आए, 99 आए मेरे सब्जेक्ट में। लेकिन और जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। बात आ रही समझ में? तो कंपटीशन ज्यादा है, तो डरने का कुछ नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब हो ही जाता है। सीपीटी में भी हुआ और आईपीसीसी में तो हमारे पास, जैसे मैंने कहा, बहुत टाइम है, तो हम बहुत प्यार से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। जिस बात पे मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं वो ये कि डे 1 से ही आप चीजों को समझने की भी कोशिश करें। क्योंकि मैंने आपको एक नारा दिया है जिसको मैं 50 बार तो रिपीट कर ही दूंगा आपको। वो ये कि हमें सिर्फ सीए पास नहीं करनी, हमें सीए भी बनना है। अल्टीमेटली सीए करके होगा क्या? सीए करके आपको या तो कहीं प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ क्लाइंट्स की फाइल डील करनी होगी, या किसी बड़ी कंपनी में आप मैनेजर फाइनेंस, डायरेक्टर फाइनेंस लगोगे। मीन्स अल्टीमेटली हमें रियल लाइफ में उसको करना। लाइक मैं आपको यहां पर खड़े होकर स्विमिंग सिखाऊं, तो जब तक आप एक्चुअल वाटर में डिप नहीं करोगे तब तक आप स्विमिंग नहीं कर सकते। मैं आपको यहां पर कार ड्राइविंग सिखाऊं, जब तक आप कार के स्टीयरिंग पे नहीं बैठोगे कार ड्राइव नहीं कर सकते। सिमिलरली टैक्सेशन इज सच ए सब्जेक्ट विच हैज ए रियल प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सब्जेक्ट विथ एनी सब्जेक्ट, बट आप ये देखिएगा कि टैक्सेशन इज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। आई एम क्लेमिंग, यू जज योर सेल्फ, आज जज करिए या कल जज करिए या सीए बनने के बाद करिए। टैक्सेशन इज योर नंबर 1 पेपर, क्योंकि अकाउंटेंसी आपने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, अभी आप पढ़ रहे हैं, आगे भी आप देखेंगे कि अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो होते हैं कुछ समझने वाली चीज, बाकी अकाउंटिंग तो मोर और लेस आजकल ना लोअर लेवल पे होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग नहीं करते आगे जाके, वो जूनियर कर लेते हैं, टैली है, सॉफ्टवेयर हैं। लाइक अकाउंटिंग इज नॉट ए बिग डील। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उनके बेसिस पे जो आगे मर्जर्स, अमेलगमेशन, कुछ टॉपिक्स हैं अकाउंटेंसी में, वो फिर हायर लेवल की चीजें आ जाती है। बट लाइक टैक्सेशन इज सच ए फील्ड विच टचेस एवरी पर्सन। मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस कंपनी का ब्रांड लोगो है, बट है ना लाइक कनेक्टिंग पीपल, वो तो नोकिया बोलते हैं। एक होता है लाइक टचिंग एवरी हार्ट या टचिंग एवरी पर्सन। तो आज हर बंदा
चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, अगर वो कुछ भी कमा रहा है थोड़ा ढंग का, तो उसको एक सीए को टच करना होता है। जानते हैं क्यों? क्यों टच करना होता है सीए को? टैक्स पे करने के लिए। क्योंकि अगर आप कंट्री में रह रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना है। टैक्स पे करने के लिए आपने शायद सुना होगा, आजकल डेट भी आई हुई है, 31 जुलाई आने वाली है, डेट ऑफ रिटर्न। तो एक रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फाइल करनी पड़ती है, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी पर्सन। वो बात अलग है जिनकी लो इनकम्स हैं, गवर्नमेंट उनसे रिटर्न नहीं भरवाती है सोच के कि कोई फायदा तो है नहीं। इट्स नॉट लाइक फॉर एवरीवन, वी विल स्टडी इट। आज ही आपको काफी नॉलेज मिलनी शुरू हो जाएगी प्रैक्टिकल। हर किसी को भी नहीं भरनी होती, हाँ, लेकिन एक लो इनकम से थोड़ा सा ऊपर जाते ही फिर शुरू हो जाता है टैक्सेशन। तो हर बंदे को अगर कहीं सीए की जरूरत है, ठीक है, तो वो किस चीज में जरूरत है? वो जरूरत है टैक्सेशन में। आ रही बात समझ में? तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप टैक्सेशन के सब्जेक्ट को सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मत लीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड तो मैं पढ़ाता ही हूं, दैट इज माई नेचर। क्योंकि अल्टीमेटली यू कैन से आज आपको बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन आपके मार्क्स नहीं आए, तो कोई भी सोच सकता है कि आपको कुछ नहीं आता, या मेरे बारे में भी फिर सोचेगा कि आपका टीचर भी बेकार था, आपने कहां पढ़ लिया, आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि हमारे मार्क्स ही डिसाइड करते हैं कि भी बंदा कितना इंटेलिजेंट है, कितना इसको आता है, नहीं आता है। तो एग्जाम ओरिएंटेड तो हम लेंगे ही चीजें, जो आज तक एग्जाम्स में आया है, जो पैटर्न है, वो सब हम स्टडी करेंगे। लेकिन हम सिर्फ वही स्टडी नहीं करेंगे जो एग्जाम में आता है, राइट? हम उन चीजों को प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। लाइक ये फाउंडेशन है। एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा, जब आप स्कूल के डेज में थे तब शायद आपको इंग्लिश के अंदर किसी ने, जब इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा, तब शायद आपको किसी ने समझाया होगा ये वर्ब होता है, ये एडवर्ब होता है, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। आप तो लोग खैर दिल्ली में रहते हो, आपको इतनी दिक्कत नहीं महसूस होती होगी, लेकिन जो दिल्ली से बाहर जब हम जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो प्रॉपर नहीं होती। आपने शायद कभी महसूस किया होगा। तो जो मैं पॉइंट यहां पर इस एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं वो ये कि एक एज होती है हर चीज को समझने और समझाने की। आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, थोड़ा उधर से आप शिफ्ट हो जाइए, आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये अब कोई नहीं सिखाने वाला। आपको भी सीखने में अजीब लगेगा, बात समझ रहे, और सिखाने वाले को भी अजीब लगेगा। ऐसे मैं आपको जो टैक्सेशन पढ़ा रहा हूं, इट्स लाइक 11th में जैसे किसी ने आपको अकाउंट्स पढ़ाया, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, छोटी छोटी बातें। अब आप सीए लेवल पे आ गए हो, 3 बार अकाउंट्स पढ़ चुके, 11th में, 12th में, सीपीटी में। बताने को अभी भी टीचर बताएंगे आपको अकाउंट्स वाले, लेकिन अगर आज आप समझो कि डेबिट की एंट्री समझाओ तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। टीचर एक बार आपकी तरफ ध्यान से जरूर देखेगा, ये बच्चा वो पॉइंट पूछ रहा है जो 11th लेवल का था। और कई बार आप शायद वो 11th लेवल का डाउट पूछोगे ही नहीं, आपको अंदर से शाय फील होगा जब आप क्लास में होते हो। आफ्टर ऑल इन एनी क्लास, वेदर इट्स अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स और 500 स्टूडेंट, अल्टीमेटली आप क्लास में होते हो तब आप ऑकवर्ड फील करते हो उन क्वेश्चंस को पूछना जो आपके लेवल के नहीं रहे हैं, राइट? सिमिलरली आज मैं आपको टैक्सेशन क्या पढ़ा रहा हूं, एक तरह से 11th में चले गए हम। टैक्सेशन जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं। आप में से किसी ने आज से पहले इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, मैं आपको सबसे पहली बार इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको यह भी समझना है कि हमने टैक्सेशन को फिर बिल्कुल अच्छे से समझना है। आज आप मेरे से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछिए, 10 बार पूछिए, अजीब नहीं लगेगा। रादर शायद अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो बाकी स्टूडेंट्स मन में अप्रिशिएट करेंगे, हाँ ये पॉइंट था, इसने पूछा, मैंने नहीं पूछा। यही चीज अगर आप इंटर क्रॉस करके, फाइनल क्रॉस करके, शायद सीए बनने के बाद अपनी फर्म में किसी और से पूछोगे, कंपनी में पूछोगे, तो शायद उनको अजीब सा लगेगा, भैया सीए बन के आया तो क्या करके आया। ऑब्वियसली बात है ना, जब हम डिग्री ले लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो नॉलेज लेवल है, एक्सपीरियंस लेवल है, वो भी तो अज्यूम किया जाता है कि आपको मिल गया होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह से आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, फील फ्री। कितना भी बोल लूं ये मेरा एक्सपीरियंस है, फिर भी बच्चे फील फ्री नहीं करते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो उन सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि नहीं पूछना जी, हमें तो ऑकवर्ड लगता है, उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि मेरी जो क्लासेस होंगी उसमें मैं पूरा हाफ एन आवर का ब्रेक दूंगा। हाफ एन आवर के ब्रेक के 2 लॉजिक हैं। एक तो ये भी कि आप सवेरे आए, हो सकता है ब्रेकफास्ट ठीक से ना किया हो या जो भी प्रॉब्लम हो, तो आपको आधे घंटा बीच में मैं दे रहा हूं ब्रेक क्लास के, सो दैट आप इजीली अपना ब्रेकफास्ट कर सकें। अगर घर से नहीं लाए तो फिलहाल तो मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया है नीचे, बट फिर 1-2 दिनों में हम कुछ डेवलप कर सकते हैं, किसी को चाय कॉफी कुछ आपको बना के दे दे, या कुछ अगर चाहिए तो वो हम बातें कर सकते हैं 1-2 क्लासेस के बाद। और दूसरा ये भी लॉजिक है कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, 1.5 घंटे का मेरा सेशन हुआ करेगा। आज मैंने क्लास लेट शुरू की है, आप लोग क्या बिलीव करते हैं? ऑनेस्टली बताएं, इस चीज को भी आज ही फाइनल कर लें। पंक्चुअलिटी में बिलीव करते हैं?
ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बिल्कुल नजदीक ही रहता हूं सेक्टर 9 में, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट द क्लास एट 7:30 शार्प। मुझे पसंद है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इसको लेट कर सकता हूं। आप लोग बता दीजिएगा, मैं एक बार क्लास में जाते वक्त फिर से आपसे पूछ लूंगा नेक्स्ट क्लास कितने बजे शुरू करनी है। आज मैंने जानबूझ के लेट शुरू की क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स शायद नए भी हैं जो पहले एनजीपीए में नहीं पढ़ रहे थे, तो उनको ढूंढने में कई बार दिक्कत आती है लोकेशन, तो इसलिए हमने क्लास लेट शुरू की है कि चलो अलाउ देम। मैं चाहूंगा क्लास टाइम से शुरू हो ताकि टाइम से फिर खत्म भी हो, टाइम से ब्रेक हो, हर चीज एक डिसिप्लिन में रहे। प्रोफेशनल डिसिप्लिन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हम कर लेंगे, बाकी अदरवाइज हम डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करें, ठीक है। और मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाना शुरू करने से पहले एक भी लाइन, एक भी वर्ड अगर क्लियर नहीं है तो पूछो, या तो तुरंत पूछो या ब्रेक में पूछो। करेक्ट। असाइनमेंट पे मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, हाँ मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी दिया है। ऑब्वियसली मैं क्लास में तो मोबाइल नहीं लाया हूं, लेकिन उसमें मैंने लिखा है एसएमएस ओनली। उसका रीजन क्या है कि माना कई बार होता है कि हम बिजी होते हैं तो अनरिकॉर्डेड नंबर्स को नहीं उठा पाते, तो आप कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि सर ने नंबर किस लिए दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इस पर लिख दिया एसएमएस ओनली। हाँ ये मेरी प्रॉमिस है, अगर आप एसएमएस कर रहे हैं मेरे को 100% आई विल कॉल यू बैक एज सुन एज आई एम फ्री। एक ही मोबाइल है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि भाई मल्टीपल मोबाइल्स हैं, कोई एक ऐसा नंबर दे दिया जो उठाना ही नहीं है। दिस इज माई पर्सनल मोबाइल ऑनेस्टली, बट इसमें आप एसएमएस करिए, देन आई विल कॉल यू बैक माई सेल्फ। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज को आपने समझना है, हर वर्ड, हर चीज को समझना है, बस ये एक असूल बना लीजिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो कवर ही है। जैसे सपोज अगर मैं आपको 1000 रुपए का नोट दूं, अगर मैं आपको 1000 रुपए का नोट दूं तो उसमें 100 रुपए का, 50 रुपए का, 500 रुपए का नोट तो इंक्लूड ही हो गया ना एक तरह से, बात समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप नॉलेज के एंगल से स्टडी करते हैं इनकम टैक्स को, तो एग्जाम ओरिएंटेड तो कवर हो ही गया ना। जिसको नॉलेज होगी वो तो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स ले ही लेगा ना, क्योंकि उसके अंदर अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट भी किया तो भी उसको घबराहट नहीं होगी, ही कैन एनीवे कवर इट। क्लियर है। तो विद दिस इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट, यहां तक कुछ बोलना है, कोई कमेंट्स? नहीं, शुरू करें। चलिए असाइनमेंट्स के ऊपर हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले मैं इस असाइनमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो असाइनमेंट मैंने प्रिपेयर किया है, दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्शन। मैंने पूरा इनकम टैक्स का सिलेबस इसमें ब्रीफ कर दिया है। जस्ट 2 लेक्चर हम इस चीज पर कवर करेंगे, एक आज का लेक्चर और एक सैटरडे का लेक्चर। 2 दिन का लेक्चर हम कवर करने के बाद समझ जाएंगे कि इनकम टैक्स बेसिकली है क्या। लेकिन फिर वही बात है कि आपको समझना है ना। अब जहां तक पेपर का सवाल है, हो सकता है आपकी नॉलेज में हो नहीं हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका टैक्सेशन का पेपर है, पेपर 4, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। जो आपका टैक्सेशन का पेपर है, बेसिकली इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज इनकम टैक्स and the other part is indirect tax. Indirect tax के अंदर 2 पार्ट्स किए हुए हैं। This income tax is of 50 marks and this indirect tax is again 2 parts. Service tax 25 marks and VAT is 25 marks. So your paper is divided into basically 3 parts in a way, otherwise 2 parts. This is direct taxation, income tax and indirect taxation. Income tax में से 50 marks का आएगा और सर्विस टैक्स VAT पे 25 मार्क्स ईच पूछा जाएगा। ठीक है। आपके जो बाकी 3 सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 में, अकाउंट्स एंड कॉस्ट एफएम, दे आर प्रैक्टिकल, मीन्स इन द सेंस उसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, थियोरी कम आती है, ऑलमोस्ट नहीं। जो चौथा पेपर है, 4th पेपर, दैट इज लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो पूरा थियोरी है। टैक्स इज ए कॉम्बिनेशन। टैक्स में मान के चलिए करीब आधा प्रैक्टिकल है, आधा थियोरी है। वो बात है, लेकिन जो इसमें थियोरी भी होती है वो प्रैक्टिकल बेस ही होती है, करेक्ट। लेकिन फिर भी थियोरी होती है, मीन्स क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखना है। एक प्रैक्टिकल है जिसको सॉल्व करना है। तो टैक्सेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थियोरी एंड प्रैक्टिकल।
तो जो मैंने असाइनमेंट दिया है, अभी हम देखेंगे उस असाइनमेंट को भी, उसमें भी क्वेश्चंस फिर कॉन्टिन्यूसली वैसे ही फ्लो कर रहे हैं। मैंने वैसा नहीं किया कि एक साथ सारे प्रैक्टिकल दिए, एक साथ सारे थियरी दिए, ऐसा नहीं दिया, फ्लो मेंटेन किया है। असाइनमेंट के अंदर मैंने हर चीज क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दी है। क्वेश्चन है फिर उसका आंसर है। ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनको सॉल्व नहीं किया, क्योंकि दैट वी हैव टू डू इन द क्लास। करेक्ट। फर्स्ट असाइनमेंट में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नहीं दिए हैं, क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि फर्स्ट 2 डेज आप सेल्फ स्टडी ना करें। मेरी ये इच्छा है कि फर्स्ट 2 डेज मींस आज के लेक्चर में और सैटरडे में आप कोई सेल्फ स्टडी ना करें, क्योंकि खुद पढ़ने से हो सकता है आप कुछ का कुछ पढ़ लें और कंफ्यूजन हो। 2 दिन आप मेरे हिसाब से पढ़ें, जो मैंने असाइनमेंट में दिया उतना ही अगर रिवाइज करना करें। उसके बाद से जो थर्ड असाइनमेंट ऑनवर्ड्स में आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी देना शुरू करूंगा, सो दैट अगर आप घर पे पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। बट अभी 2 दिन इतनी कोई जल्दी नहीं है कि एक ही दिन में हमें सीए बन जाना है, तो इसलिए स्लोली शुरुआत में मैं आपको जैसे हाथ पकड़ के चलाते हैं, शुरू में 2 दिन में आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता हूं। क्लियर है? पहली चीज। दूसरी चीज कि हम पढ़ेंगे कैसे। तो हम पढ़ेंगे ऐसे कि आपको जैसे ये बुकलेट मिली है, इसी तरह से आपको बुकलेट्स मिलती रहेंगी टाइम एंड अगेन। इसके अंदर जो मैंने असाइनमेंट दिया है, इसके अंदर ये वाली साइड मैंने ब्लैंक रखी है। आप देख सकते हैं दिस साइड इज ब्लैंक। हर स्टूडेंट का अपना स्टाइल है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसे करे। बट मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि आप अपना रजिस्टर यूज मत करिए। मेरी आपको सजेशन है, आप अपना रजिस्टर यूज मत करिए। आप नोट्स लिखने के लिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिस साइड ऑफ द असाइनमेंट यूज करिए। करेक्ट। अगर आप मेरी और सजेशन एक्स्ट्रा मान लें तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ व्हाइट पेजेस खरीद लेने चाहिए। अगर आपको इसके अलावा कुछ चीज यूज करनी है तो वो व्हाइट पेजेस पे लिख के बाद में ये स्टेपलिंग पिन खोल के उसमें अटैच कर लेना चाहिए। पहली बात तो इतने में हो जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतने में हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि भी कुछ लोग होते हैं ज्यादा खुला लिखते हैं या ज्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तो फॉर दैट यू टेक सम एक्स्ट्रा व्हाइट पेजेस एंड अटैच इट। रीजन क्या है, आज हम ये सोचते हैं कि ठीक है हमें टैक्स पढ़ना है, बट मैं देख रहा हूं अल्टीमेटली एग्जाम ओरिएंटेशन के एंगल से भी कि जब एग्जामिनेशन डे आता है तब हमें यही समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इतना सारा है। बात आ रही समझ में? अब इस चीज को मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। लाइक फॉर एग्जांपल, यहां से मुझे आगरा जाना है, आप में से शायद कभी गए हो कोई, तो आश्रम के बाद एक स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। इट्स ए वेरी गुड क्वालिटी रोड। आप उस पर ड्राइव करिए, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको बता देगा, स्ट्रेट जाओ आगरा पहुंच जाओगे। रास्ता लंबा है, इतना छोटा रास्ता नहीं है, करीब 250 किलोमीटर है, लेकिन आई थिंक अगर रोड क्लियर हो तो आप 2-3 घंटे में आगरा पहुंच जाते हैं। 250 किलोमीटर, दिल्ली में आप 5 किलोमीटर नहीं जा सकते। रीजन क्या है, एक तो दिमाग में कंजेशन है, रोड पे कंजेशन है, आप ड्राइव ही नहीं कर पाते। इसी तरह से जब मैं टैक्स आपको पढ़ाऊंगा, असाइनमेंट होते होते काफी असाइनमेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि हाँ ये बंच है 500-800 पेजेस का, और मुझे बस इसी को पढ़ते जाना है, और वो भी वो चीजें जो सर के साथ अच्छे से पढ़ी समझी और याद की हुई हैं, तो फिर इजी लगेगा। अगर आपको मॉड्यूल भी रेफर करना हो सीए इंस्टीट्यूट का, मार्केट में कोई पॉपुलर बुक है उसको भी देखनी हो, इंस्टीट्यूट ने आरटीपी, अभी आप सब चीजों से फेमिलियर हो जाओगे, वो निकाली है, वो भी देखनी है। सर ने जो असाइनमेंट दिए थे वो भी देखने हैं। कोई 10 ईयर स्कैनर मार्केट से खरीद लिया वो भी देखना है। कोई न्यूज़पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज का आर्टिकल आया था वो भी देखना है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। एम आई राइट? लास्ट डे में फिर कैसे कंसोलिडेट कर पाओगे अपने आप को? तो इसलिए बेटर क्या है कि लाइक फोकस ओनली ऑन वन थिंग, बिलीव ऑन मी, हैव फेथ ऑन मी। जितना मैं दे रहा हूं उसके बाहर आप नहीं कर सकते, हो ही नहीं पाता। आई एम गोइंग टू गिव यू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, थाउजेंड्स ऑफ प्रोविजंस आर देयर। इससे ज्यादा कर ही नहीं पाओगे, कैपेसिटी नहीं होती किसी स्टूडेंट की। तो जब उससे ज्यादा हम कर ही नहीं पाएंगे तो बेटर है कि हम उसको एक जगह कंसोलिडेट करें, ताकि उतना हम करके जाएं। जितना मैं दूंगा वो 100% पेपर के लिए सफिशिएंट होगा। आप इतना फेथ कर सकते हैं। आपको पढ़ के ही लगेगा पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव चीज एक 2-2, 3-3 बार दी है, सो दैट यू कैन रिवाइज द थिंग्स एज पर योर चॉइस। तो आप कोई भी रजिस्टर मत लगाएं, कोई भी बुक ना खरीदें। इवन आपने मॉड्यूल भी नहीं पढ़ना है, इंस्टीट्यूट ने जो आपको दिया है या अभी दे दिया होगा, या भी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो मिल जाएगा, कुछ मत पढ़ो। सिर्फ इस असाइनमेंट पर आप डिपेंड करो। कंप्लीट असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हाँ इस असाइनमेंट को पूरा पढ़ो, ये तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई बात भी? सो आप उस पर लिखते चले जाइएगा। एक चीज मैं यहां पर और सजेस्ट करूंगा कि कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक चीज पढ़ा रहा हूं तो ये स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि जो भी मैं बोल रहा हूं लिखो, जो भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया लिखो। हर चीज लिखने की आदत मत डालो।
उससे क्या होगा, जो आप रजिस्टर पे लिख रहे हो चाहे असाइनमेंट्स पे लिख रहे हो, मतलब घिचपिच हो जाएगा, यही समझ में नहीं आया क्या पढ़ना क्या छोड़ना बाद में। अभी तो समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूं, बट 1 महीने बाद 2 महीने बाद पेपर तो अभी अगले साल मई में होने हैं। बात आ रही समझ में? और मेरे को जितना पता है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पिछले आके बताते हैं कि सीए बनने के बाद भी वो अपने पुराने असाइनमेंट्स रेफर करते हैं। फ्रॉम सैलरीज, थोड़ी देर बाद एक चैप्टर बताऊंगा कि पे कैसे टैक्स लगता है, ये फाइनल में नहीं, बट रियल लाइफ जब जाओगे और सैलरी से प्रॉब्लम आएगी तो कहां जाओगे? आपका मन करे अपने असाइनमेंट सैलरी में टैक्स लगता है उसको, तो आज नहीं आज भी आपके काम चेंज में इतने ज्यादा सिस्टम एक चीज बन आगे तक के बोलूं कि लिखो तब, क्योंकि मैंने कुछ लिख के फिर भी जरूरी चीज है कि आप लिखवा दो तो मतलब कुछ वो असाइनमेंट को खुद ही बाय टेलिंग सिस्टम डे 1, तो उससे फिर ये चीज ऐसे कर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड असाइनमेंट्स में हाउ कैसे पढ़ उसके ऊपर फिर हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या है कि आप दिए जाएंगे, अभी तो आप देख दिए हैं पेज 20, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट के दूंगा, ब्लैंक दूंगा। एग्जाम में खासकर आता है एग्जाम के एंगल को समझ, और आप फेमिलियर भी किया है कि शॉर्ट क्वेश्चन फेमिलियर भी हो, भी रिवाइज करेक्ट को बता ही दिया, टूल प्रैक्टिस नहीं है में सब कुछ मॉक रिवीजन सी आप में डीएनडी तो उसके पास नहीं आएंगे किसी, मेरे पास दूसरा क्योंकि हम आपको जो भी एसएमएस रिवीजन के लिए देंगे या किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन के लिए देंगे वो सॉफ्टवेयर से जाएगा, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो डीएनडी मोबाइल पर एसएमएस डिलीवर नहीं कर पाता। तो या तो आप मुझे कोई और नॉन डीएनडी नंबर दे दीजिएगा, नहीं तो हमारी तरफ से कोई एसएमएस मतलब मेरी तरफ से नहीं आ पाएगा। इसके अलावा हम पीपीटीज भी देंगे। जो ब्रेक टाइम होगा आपके लिए, मैंने एक और फैसिलिटी की, आज से तो नहीं कर पा रहे हैं उसको, बट नेक्स्ट क्लास से हम आपको एक फैसिलिटी और दे रहे हैं कि जो हम चैप्टर आपको कराएंगे उसके पावर पॉइंट्स जो है ब्रेक टाइम में चलाएंगे 15-1 मिनट के लिए, सो दैट जो स्टूडेंट्स ब्रेक छोटा लेना चाहते हैं, पूरा आधा घंटा नहीं लेना चाहते, उनके लिए एक कॉन्टिन्यूस रिवीजन भी चलती रहेगी। और आई कार्ड इज नेसेसरी फॉर इश्यूइंग द असाइनमेंट्स। आज सभी को दे ही दिए, बट आगे के लिए आई कार्ड आपको बन जाएगा, तो आई कार्ड आपको लेके आना है, ठीक है। यहां तक फिर पूछूंगा कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए फिर आगे पढ़ेंगे। नाउ अब हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हमारा, व्हाट इज टैक्स। हाँ जी, आप में से कोई बिना इसको पढ़े क्या लिखा है अंदाजे से बताना चाहेगा टैक्स होता क्या है? टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय हर, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टैक्स ऑप्शनल नहीं है। जैसे आप बोलो मेरे को नहीं देना टैक्स, ऐसे नहीं चलता है। टैक्स देना है तो देना ही होता है, अदरवाइज गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती ले लेगी। अगर जबरदस्ती आप करोगे नहीं देते हैं तो आपको प्रोसिक्यूट करा जा सकता है, आपको जेल में भी डाल सकते हैं। तो टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट, शी इज राइट, एंड इट इज ए पेमेंट टू द गवर्नमेंट। क्लियर? डेफिनेशन जो इन्होंने बताई बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट? पर मेरा एक क्वेश्चन और है, व्हाई? फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है, ये जवाब भी बिल्कुल ठीक है
क्योंकि गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करती है। अब मैं इस पे एक पॉइंट आपको रेज करूंगा, लाइक वाटर फैसिलिटी कौन दे रहा है हमें? वाटर फैसिलिटी इन ए वे गवर्नमेंट ही दे रही है, तो गवर्नमेंट तो उसका बिल ले ही लेती है। इलेक्ट्रिसिटी अब प्राइवेटाइज हो गई, नहीं तो पहले शायद आपको याद हो तो डेसू हुआ करती थी, तो तब वो गवर्नमेंट ने पैसा ले ही लिया। फिर गवर्नमेंट किस बात के लिए टैक्स ले रही है? फैसिलिटीज दे रही है तो पैसा भी ले रही है। यस, देयर आर सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जिसके लिए गवर्नमेंट ने कोई पैसा हमसे नहीं लिया है। करेक्ट? वैसे कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं रोड्स की क्या बात है सर, रोड के लिए रोड टैक्स ले लेते हैं, बट इट इज एटलीस्ट रोड टैक्स जो है वो हर किसी से नहीं लिया जा रहा है। जो व्हीकल खरीद रहा है उसमें ही रोड टैक्स है। अगर आप अभी एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, लाइक यू आर स्टूडेंट्स, अभी आपके नाम पे हो सकता है कोई भी कार रजिस्टर्ड नहीं हो, तो यू आर ऑल्सो वॉकिंग ऑन द रोड्स सिंस योर बर्थ, यू हैव नॉट पेड एनी रोड टैक्स, तो दैट प्रूव्स कि गवर्नमेंट इज गिविंग दिस फैसिलिटी। देन पार्क्स हैं, ठीक है ना, अभी भी जितने पार्क्स मेंटेन्ड है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा खर्चा है गवर्नमेंट का वो कौन सा है? मिलिट्री, डिफेंस। जो सबसे बड़ा खर्चा है गवर्नमेंट का डिफेंस। हमें महसूस नहीं होता ना, लाइक दिल्ली में बैठे हमें तो कहीं दिखती नहीं डिफेंस, लेकिन अल्टीमेटली द डिफेंस इज प्रोटेक्टिंग द कंट्री। उसके ऊपर इतना हैवी एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट को ये सब चीजें मेंटेन करने के लिए। और उसके अलावा हम सब लकी हैं, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, आई एम सॉरी पब्लिक स्कूल्स। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें बहुत खर्चा होता है, वहां तो गवर्नमेंट को चार्ज ही नहीं कर रही, बट गवर्नमेंट स्कूल में आपसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, हमें दिखते नहीं। हम पब्लिक स्कूल से पढ़ रहे हैं कि हमें दिखता नहीं शायद कि गवर्नमेंट स्कूल कहां है हमारे आसपास, बट गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और उसमें बहुत बहुत बच्चे होते हैं, और वहां भी टीचर्स को बड़ी अच्छी सैलरी मिल रही होती है, बट पेमेंट बच्चों से नहीं ले रहे होते, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। वो कहां से आएगा इतना खर्चा? ऐसे आप सब लोग अगर भगवान न करे बीमार पड़ते हो तो कहां जाते हो? नर्सिंग होम्स में, डॉक्टर्स में, जो 200, 400, 500 रुपए आपसे एक बार बात करने के लिए लेता है, बट हर कोई वहां जाना अफोर्ड नहीं कर पाता। लाइक अगर हम रोहिणी का एग्जाम्पल है तो अम्बेडकर हॉस्पिटल में जाके देखिए कितनी भीड़ है, वहां तो कोई पेमेंट नहीं ले रहे ना, आखिर वो खर्चा भी कहीं से तो निकलेगा। सो आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर योर नॉलेज। तो टैक्स जो है वो कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमने कंसेप्ट के लिए लेने हैं। एक चीज मैंने असाइनमेंट में की है वो ये कि जो भी किसी भी कंसेप्ट में पंच लाइन है, वन लाइनर, वो मैंने बड़ा बोल्ड करके लिख दिया है, सो दैट लास्ट के डेज में जब आप असाइनमेंट को रिवाइज करें तो अगर आप ये 3 लाइनें पूरी ना भी पढ़ें, सिर्फ वो एक लाइन जो बोल्ड और बड़े में लिखे उसको पढ़ के भी पलटते चले जाएंगे फटाफट फटाफट, तो मेरे ख्याल से 500 पेजेस भी आप फ्यू आवर्स में रिवाइज कर सकते हैं। मेन कंसेप्ट मैंने हर जगह बड़ा और बोल्ड करके लिखा है। अगर आपको फिर भी मेरे करने के बावजूद कोई और कंसेप्ट बोल्ड लगे कि हाँ ये कंसेप्ट या ये लाइन भी मेरी पंच लाइन है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट और सजेस्ट करूंगा कि आप खुद भी वो क्रिएट कर सकते हैं। मे बी यहां नहीं तो साइड में कर सकते हैं, हमेशा हर असाइनमेंट का बैक पेज तो है ही ना। पंच लाइन्स को ऐसे लिखिए ना, मैंने अपने स्टूडेंट के डेज से आदत डाली हुई है एंड इट हेल्प्स। पंच लाइन्स को ना हमेशा इस तरह से बड़ा करके लिख दो। पूरी पूरी राम कहानी पढ़ने का बाद में टाइम नहीं होता कभी भी, और ना पूरी राम कहानी रेलेवेंट होती। राइट, काम की जो बात है ना, जिस्ट क्या है, कहना क्या चाहता है, एक पॉइंट, एक लाइन होती है, वो लाइन अगर क्लिक कर जाए तो उसके बाद तो हम पूरा आंसर डेवलप कर ही लेते हैं। हमको छोटे बच्चे थोड़ी रट रहे हैं 2 गुना 2, 2 गुना 4। कंसेप्ट क्लियर है तो आगे हम डेवलप कर लेते हैं। अभी तो हमने पॉइंट 1 पढ़ा है सिर्फ, व्हाट इज टैक्स। ऐसे हम प्रोविजंस पढ़ते जाएंगे तो पंच लाइन्स इसी स्टाइल से आप लिखने की आदत डाल लीजिए। वैसे तो मैं ही लिख दूंगा, फिर भी कोई चीज रह जाए तो आप अपने आप डेवलप कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। अभी हम देख ही रहे थे, मैंने थोड़ा सा आपको बताया था सब्जेक्ट के एंगल से भी। तो इंडिया में जो टैक्सेशन है वो 2 तरह से, एक डायरेक्ट टैक्सेशन और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्सेशन क्या है, जहां पर हम असेसी से या टैक्स पेयर से, ऑर्डिनरी पर्सन से डायरेक्टली टैक्स लेते हैं, लाइक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज द सेकंड एग्जाम्पल? वेल्थ टैक्स। व्हाट इज वेल्थ टैक्स? which is charged on the wealth. It appears like simple definition. हाँ, और क्या जानते हैं वेल्थ टैक्स के बारे में? नो अच्छा आपने बोला तो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। इन्होंने एक टर्म यूज की हाउस टैक्स, और मैं बात कर रहा था वेल्थ टैक्स की। हाउस टैक्स क्या होता है? इट्स लाइक अ म्यूनिसिपल टैक्स, इट्स लाइक अ लोकल टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन की कैटेगरी का नहीं है। हाउस टैक्स म्यूनिसिपैलिटी चार्ज कर रही है क्योंकि वो आपको कुछ लोकल बेनिफिट्स दे रही है, लाइक सीवरेज एंड अदर बेनिफिट्स। जो लोकेलिटी के अंदर स्ट्रीट लाइट्स हैं, छोटी छोटी रोड्स हैं,
मैं अब जमीन पे जाके आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लाइक एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अब एमसीडी क्या है, छोटी छोटी रोड्स बना रही है, सीवेज सिस्टम मेंटेन कर रही है, आपके घर से कूड़ा उठा रही है, पार्कों को साफ कर रही है, माली लगाए हुए हैं, पैसा तो चाहिए। फॉर दैट पर्पज दे कलेक्ट हाउस टैक्स। वेल्थ टैक्स इज डिफरेंट। वेल्थ टैक्स इज इफ यू आर ए वेल्दी पर्सन देन दे कलेक्ट यू, ज्यादा नहीं है, 1% टैक्स लेते हैं आपसे। बट इसके अंदर जो आइटम्स कवर्ड हैं उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ज्वेलरीज हैं, कार्स हैं, बोट्स एंड एयरक्राफ्ट हैं, कैश इन हैंड है, इस तरह की चीजें जो हैं वो वेल्थ टैक्स में टैक्सेबल होती हैं। वेल्थ टैक्स इज इन योर सिलेबस बट इन द फाइनल, दैट इज अ डिसीजन बाय ICAI। कुछ पोर्शन आपको इंटर में पढ़ाते हैं, कुछ चीजें आपको फाइनल में पढ़ाते हैं। तो वेल्थ टैक्स है आपका, अभी मान के चलिए वेल्थ टैक्स जो हमने पढ़ना था बस इतना ही पढ़ना है आज तो, कि भाई वेल्थ टैक्स जो है वो कितना परसेंट बताया मैंने, 1% लगाया। इसको लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम। और इसके अंदर इन्होंने एग्जामिशन भी अच्छी दी हुई है, 30 लाख 30 लाख तक की अगर किसी के पास वेल्थ है तो उस पर कोई वेल्थ टैक्स नहीं है, उसको कोई वेल्थ टैक्स की रिटर्न भी नहीं भरना। 30 लाख से ऊपर अगर किसी के पास एसेट्स हैं तो ही वेल्थ टैक्स लगता है। तो वेल्थ टैक्स कोई वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में पॉपुलर एक्ट भी नहीं है, और एग्जाम के एंगल से सिर्फ फाइनल में ही पूछा जाता है, इंटरमीडिएट है। हाँ, हर साल लगता चला जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। वेल्थ के अंदर ये है कि क्वेश्चन इनका ये है कि जैसे सपोज मैंने इस साल 10 लाख के एसेट खरीद ली, अब ये कहना चाह रहे हैं उस पर मैंने वेल्थ टैक्स दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर नहीं लगना चाहिए। अगर सपोज 10 की जगह मेरी वेल्थ 15 लाख की हो गई, इट इज नॉट लाइक दिस। वो 1% ले रहे हैं, उनकी थिंकिंग है हर साल आप मेरे को टैक्स दे दीजिए, बात खत्म। जो भी है, दे वैल्यू योर एसेट्स एज ऑन द मिडनाइट। अगर आप टेक्निकल मेरे से पूछ रहे हैं तो टेक्निकल जवाब यह है कि 31 मार्च 2012, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो भी इनकी लास्ट मोमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, मैं डेट भी नहीं बोल रहा, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर वाइज चलता है ना, अकाउंटिंग भी फाइनेंशियल ईयर वाइज चलती है, ऐसे टैक्सेशन भी फाइनेंशियल ईयर वाइज चलता है, तो उसका जो लास्ट मोमेंट होता है, अगर आपने माना 31 मार्च को रात के 11 बजे कोई एसेट खरीदी है, तो पूरे साल तो थी नहीं आपके पास, 1 घंटे के लिए थी, बट टैक्स लगेगा? द आंसर इज यस। या दूसरा उल्टा क्वेश्चन, 1 घंटे पहले बेच दी तो टैक्स लगेगा? पूरे साल थी आपके पास, नहीं लगेगा। वेल्थ टैक्स इस तरह से चलता है। क्लियर? दिस मच नॉलेज इज सफिशिएंट कि हमारे पास 2 तरह का डायरेक्ट टैक्स है, एक इनकम टैक्स है, एक वेल्थ टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कोई एक बोलिए। ये थोड़ा डेफिनेशन जैसा लग रहा है, द बर्डन ऑफ विच कैन बी ट्रांसफर्ड या कैन नॉट। नहीं, ऐसे नहीं, कोई और सिंपल डेफिनेशन बताइए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? देखिए, वही मैंने कहा ना, आपको एग्जाम ओरिएंटेड तो पढ़ना है, बट पहले बात को समझिए, इजी लैंग्वेज में मेरे से बात करिए। जैसे आप मेरे से क्या चाहते हैं कि मैं इजी लैंग्वेज में हर चीज बताऊं। आज तो इनकम टैक्स में बहुत बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जो लगता है आपने सीपीटी में भी एक टॉपिक था, उसमें कुछ चीजें देखी हुई हैं, इसलिए आपको फेमिलियर लग रहा है। अच्छा है, मैं ये नहीं चाहता कि आपको डराओ कि इनकम टैक्स तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, आपको इजी लग रहा है, इजी लगना चाहिए, बट इनकम टैक्स वाइड सब्जेक्ट है, बहुत चीजें हैं इसमें। अभी तो बिल्कुल बेस, मैं ये अजम्पशन से बेस बना रहा हूं कि लाइक टैक्स कुछ नहीं आता आपको। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है पहले ये समझाइए, सिंपल भाषा में बताइए मेरे को, कौन ट्राई करेगा? व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? विच इज नॉट डायरेक्टली पेड। आप समझिए कि ऐसी भाषा यूज करनी जैसे दूसरों को समझ में आए। ओके, चलिए, आप नहीं पहुंच पा रहे उस बात पे जो मैं यहां पर करना चाह रहा हूं, वो ये, टैक्स तो भैया मैंने ही देना है। मैं कौन हूं? मैं एक बंदा हूं, इंडिया में रहता हूं, करेक्ट? अब मैं गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो 2 तरह से दूंगा, एक डायरेक्टली, एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जो मैं आप लोगों को ट्यूशंस पढ़ाऊंगा, एनजीपीए कॉलेज चला रहा हूं, इनकम हो रही है, तो जो भी इनकम होगी उसके ऊपर जो भी साल में टैक्स बनता है वो मैं पे करूंगा, करेक्ट? दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स, मेरी इनकम मैंने टैक्स दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं टैक्स इनडायरेक्टली पे करता हूं। मैं आप लोगों की डेफिनेशन जो आप लोगों ने बताई गलत नहीं कह रहा, बट लाइक मैं अब एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, बात को समझिए। दूसरा जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट क्या है? मैं इनको टैक्स दूंगा, ये गवर्नमेंट नहीं है। इनकम टैक्स में डायरेक्ट गवर्नमेंट में जाके, वैसे गवर्नमेंट में नहीं होता, बैंक में जमा कराना होता, बट इन ए वे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा रहा हूं, तो मैं इन ए वे इनकम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता हूं। बात आ रही समझ में? लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स मैं किसी एक व्यक्ति को दूंगा, एक पर्सन को, ये बहुत सारे मेरे जैसे लोगों से इकट्ठा करके कंसोलिडेटेड पेमेंट गवर्नमेंट को देगा। So indirect tax we pay through a person to the government. That is why it is called indirect tax. Correct? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, 4-5 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल एग्जाम्पल जो आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, दैट इज एंटरटेनमेंट टैक्स। आप मूवी देखते हो, मोस्ट ऑफ यू
मूवी जब देखते होंगे, कभी ध्यान दिया हो तो उस टिकट में टैक्स भी लगा हुआ होता है। तो वो टैक्स आप किसको पे कर रहे हो? गवर्नमेंट को। इन ए वे यस एंड इन ए वे नो, क्योंकि यू आर पेइंग इट टू द सिनेमा हॉल। पीवीआर को दिया आपने, पीवीआर क्या करेगा? आप सबसे टैक्स कलेक्ट करेगा और वो कंसोलिडेटेड पेमेंट गवर्नमेंट को देगा। अब आ जाओ सेल्स टैक्स पे, जिसका नाम अभी मैंने इरेज कर दिया वैट, अभी उसका नाम वैल्यू एडिशन टैक्स कर दिया। करेक्ट? उसका क्या लॉजिक है वैट का तो पूरा चैप्टर हम बताएंगे आपको बाद में। लाइक सेल्स टैक्स, कोई भी आइटम आप खरीदते हो, मोबाइल खरीदा होगा, कोई भी चीज खरीद लो, प्रिंटर खरीद लो, कोई भी चीज खरीदो, हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है। करेक्ट? तो जब सेल्स होती है तब आप क्या करते हो? वो टैक्स पे करते हो किसको? शॉपकीपर को। शॉपकीपर आगे दे देता है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग। जो चीज बनती है, एनी आइटम विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, करेक्ट, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब आप में से कोई नहीं बता पाया, इसलिए इस पॉइंट को लिखो। माई सजेशन इज कि आप पहले पेज को छोड़ दें, यहां ऊपर पे लिखेगा, यहां ऊपर एक्साइज ड्यूटी इज ए टैक्स, excise duty is a tax excise duty is a tax levied by government, levied का मतलब applied, collected by the government, LEVIED, levied by government on manufacturing activities. Excise duty is a tax levied by government on manufacturing activities. So जब कोई फैक्ट्री आइटम्स को मैन्युफैक्चर करती है तो उससे एक्साइज ड्यूटी ले लेते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी तो मैन्युफैक्चरर ने दी, मैं कहां आया उसमें? इनडायरेक्ट टैक्स कैसे बना? कौन बताएगा? मैन्युफैक्चरर तो फिर हमसे कलेक्ट करेगा ना। सपोज मैं होलसेलर हूं, तो अल्टीमेटली मैं जब वो माल खरीदूंगा तो ऐसा तो है नहीं वो अपनी जेब से टैक्स दे देगा और आपको माल उतनी कीमत पे दे देगा। वो आपसे विद टैक्सेस इन ए वे प्राइस में इंक्लूड करके ही लेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हमने सपोज आई एम ए मैन्युफैक्चरर, मेरी एक फैक्ट्री है, सिंपल से अज्यूम कीजिए मेरी फैक्ट्री में माल बनेगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा विच इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। तो वो मैं अपनी जेब से थोड़ी दूंगा, इनडायरेक्टली, मतलब वो ठीक है मैंने गवर्नमेंट को देना है, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं माल बेचूंगा तो अगर 100 रुपए की चीज पे 10 रुपए भी टैक्स लगा तो 110 या उससे ज्यादा में ही बेचूंगा ना। तो इन ए वे वो टैक्स मैं खरीद ले लूंगा और आगे मैंने दिया है, तो अगेन इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ रहा है? पक्का? एक और एग्जांपल, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या होता है? इनकी डेफिनेशन है, इट इज गिवन बाय प्रोफेशनल्स। इट इज, दिस डेफिनेशन इज करेक्ट बट इनकम्प्लीट। और कोई इसको पूरा कंप्लीट करेंगे डेफिनेशन को? Yes. For example, आप फिर वहीं पे आ गए। Like tuition is just one of thing. Every kind of service is covered. Every kind of service. Service tax is applicable on every kind of service. Latest change. Last year तक क्या था? यानी कि you can say up to 31st March 2012 तक क्या था? भी बिल्कुल लेटेस्ट चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये भी आपके स्टडी मॉड्यूल्स में भी नहीं होगी, हाँ न्यूज़पेपर्स में या अगर कहीं और पढ़ा होगा तो आएगा। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ने लिस्ट दी हुई थी, ये 115 या 123 आइटम्स की लिस्ट थी, इन पर सर्विस टैक्स लगेगा। अब वो लिस्ट हो गई खत्म, गवर्नमेंट ने कहा इस लिस्ट को अपने घर में रख लो, इसको छोड़ दो। अब उन्होंने क्या किया, नेगेटिव लिस्ट दे दी कि इन चीजों पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। हमारी बात सुन में, आपका मॉड्यूल अभी लेटेस्ट आ जाएगा जब, तो उसके बेसिस पर हम आपको जैसे सर्विस टैक्स का टॉपिक भी पढ़ाएंगे। तो अब गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया, अब उन्होंने ये कह दिया हर चीज पर सर्विस टैक्स लगेगा। जैसे इन्होंने 2 एग्जांपल अच्छे दिए, कोचिंग, लाइक आप लोगों से हम जो भी फीस लेंगे उसमें सर्विस टैक्स अलग से लेंगे, क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का रूल है, नो एक्सेप्शन नाउ। पहले भी नहीं थी कोचिंग तो है, लेकिन अब तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया। नेगेटिव लिस्ट में कोचिंग इंडस्ट्री नहीं है, नर्सरी स्कूल्स हैं, बट एज सच बाकी कोचिंग नहीं है, सर्विस टैक्स लगेगा। नथिंग कैन बी डन, या तो चोरी करो टैक्स की, इलीगल काम करो, दैट इज डिफिकल्ट। होटल्स में आप जाइए, सर्विस टैक्स लगेगा। कहीं भी आप जाइए, टिकट बुक कराइए, सर्विस टैक्स लगेगा। जो भी कोई सर्विस दे रहा है, इवन अगर आप कोई
अपने मैरिज फंक्शन कर रहे हैं, केटरर है, पंडाल है, शमियाना, कुछ भी सोचते जाइए। एनीथिंग विच इज नॉट अ सेल इज अ सर्विस, सर्विस पर टैक्स है। इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया सीए का, वो भी एक एग्जाम्पल है, दैट इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। सभी पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है। यहां पर भी जब हम कोई सर्विस लेते हैं तो पेमेंट कर देते हैं पूरी, और वो सर्विस टैक्स पूरा इकट्ठा करके, लाइक आप लोग एक डोमेस्टिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप मेरे सामने ही बैठे सारे, तो आप लोग फीस पे करोगे, हम आपसे सर्विस टैक्स कलेक्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि आपकी फीस का जो सर्विस टैक्स है वो मैं गवर्नमेंट को अकेले जाके जमा कराऊंगा। व्हाट आई विल डू, आई विल कलेक्ट द होल मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विस टैक्स, एंड आई विल डिपॉजिट इट इन वन गो। करेक्ट? लाइक इंडिविजुअल्स के लिए क्वार्टरली है पेमेंट्स, रिटर्न्स उसकी 6 मंथली है, वो सब प्रोविजन हम पढ़ेंगे लाइक दिस। सो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर्विस टैक्स बेसिकली कौन दे रहा है? आप दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा, मैं तो आपसे कलेक्ट कर रहा हूं, आगे दे रहा हूं। तो इन ए वे फॉर यू इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप दिस मच एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट। सो आवर टैक्सेशन सिस्टम इज ऑफ 2 काइंड्स। इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा चार्ट भी बना के दिया गया है, दैट इज सफिशिएंट। तो टैक्स में डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। दिस चार्ट इज गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 2. So very clearly it is given. There are 2 types of taxes. One is direct tax, the other is indirect tax. So direct tax में income tax and wealth tax is there, and indirect tax में service tax, VAT, excise duty, custom duty and entertainment tax is there. Correct? Now the third question is, what is income tax? I think this needs no explanation. Income tax क्या है? Tax on income. Clear? Any question on this? What is income tax? Tax on income. But the difficult portion is what is income. क्योंकि शायद आज से पहले जो आप इनकम पढ़ के आए होंगे वो इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, एम आई राइट? या अकाउंट्स में शायद कहीं आया हो, आई डोंट नो। बट हमारी डेफिनेशन ऑफ इनकम ही सारा खेल है। टैक्स निकालना तो बच्चों का खेल है। इनकम टैक्स में 2 चीजें हैं ना, क्या क्या? इनकम और टैक्स। तो आज मैं आपको टैक्स निकालना सिखा दूंगा, इसकी एक ही क्लास है, उतनी बहुत है। बाकी की जितनी भी क्लासेस चलेंगी महीनों महीनों, वो किस पे चलेंगे? इनकम। वो इनकम ही निकालना टेढ़ा काम है। तो ऐसा लग रहा होगा कि सिंपल इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम, बट इनकम की डेफिनेशन मुश्किल है। आज आपको एक ब्रॉडर लाइन बताता हूं, आप ट्राई करेंगे इनकम क्या होती है। ये तो पढ़ के आया हुआ, वो गलत हो गया। फिर मैं आपको उसमें स्टेटमेंट में अभी टेक्निकल करेक्शंस करूंगा। हाँ, इनकम क्या होती है? आप देखिए ना, मेरे साथ बातचीत करते वक्त सिंपल रहिए, बात को समझिए। मैं समझने पर स्ट्रेस कर रहा हूं, नहीं तो फिर वही होगा रट लिया जैसा। रटने वाले बच्चे मैं ये तो नहीं कहूंगा मुझे ना पसंद है, बट ठीक है, समझने पर ध्यान देंगे। फिर वो लिखा तो है ही टेक्निकल लैंग्वेज में, जब मैं आपको टेस्ट लूंगा वो सब सिखाऊंगा। अभी इनकम क्या होती है साधारण भाषा में बताओ? अर्निंग्स ऑफ ए पर्सन, ये मैं सुना चाहूँ, जो कमा रहे हैं हम, दैट इज इनकम। ठीक? और इसमें कुछ बात आप बोलना चाहेंगे? एनीथिंग इन एडिशन? वेल, अगर आप टेक्निकल में आपको जवाब दो तो इनकम टैक्स लॉ आल्सो टैक्सेस द इलीगल इनकम्स। अगर आप डिक्लेयर कर दो कि मैंने इलीगल इनकम कमाई है, मींस एनीथिंग विच इज बियॉन्ड लॉ, तो वो ये नहीं कहेंगे इलीगल इनकम है तो एक काम करो इस पर टैक्स मत दो। टैक्सेबल अर्निंग्स, अर्निंग तो उन्होंने बोल दिया। आई वॉन्ट समथिंग मोर अबाउट अर्निंग्स। व्हाट इज अर्निंग? लाइक आई डो नॉट वांट टू बॉदर यू, मैं आपको ना एक्चुअली कंसेप्ट पे लेके जाना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा इनकम मींस अर्निंग, ये बेटर वर्ड है इनकम से, जो हम कमा रहे हैं। कमा रहे हैं मतलब फ्रॉम एनी सोर्स, दिस इज अ गुड पॉइंट। इन्होंने भी अच्छा पॉइंट लिया वैसे कि लीगल, लेकिन मैंने यहां पे आपको क्लैरिफाई कर दिया कि इनकम टैक्स में लीगल हो या इलीगल हो, इनकम है तो टैक्सेबल है, उसको छोड़ देते हैं हम। और कुछ इसमें कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं एक पॉइंट कि जो मिल रहा है वो इनकम नहीं है। मैं जो पॉइंट यहां पर आपको डे 1 पे समझाना चाहता हूं वो ये है कि जो मिल रहा है वो इनकम नहीं है। सपोज आप सबने मेरे को मिलके 5 लाख रुपए फीस दी, ये मेरी इनकम नहीं है, बस ये समझाना चाहता हूं। तो फिर मेरी इनकम क्या है? इसमें से जो एक्सपेंसेस है वो माइनस होंगे। ये चीज बस आपको समझनी है। वो कैसे माइनस होंगे, कितना माइनस होंगे, सैलरी हेड में अलग बात है, बिजनेस हेड में अलग बात है, रेंट इनकम होगी अलग चीज होगा, किसी भी हेड में। सपोज मैंने एक मकान 20 लाख में बेचा, क्या वो मेरी इनकम है? सिर्फ इनकम क्या है? उसमें से जितने का खरीदा, उस खरीदने के बाद उस पर और जो पैसा लगाया वो भी तो माइनस होगा। बस मतलब ब्रीफ में इनकम टैक्स में यही फंडा है। आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
तो ग्रॉस साइड में जो आपका क्रेडिट साइड में सेल्स आती थी उसको थोड़ी नेट प्रॉफिट बोलते थे आप। तो एग्जैक्टली व्हाट इज टैक्सेबल? नेट प्रॉफिट। व्हाट इज टैक्सेबल इज नेट प्रॉफिट। जो भी खर्चे हैं वो आप माइनस करते थे ना पहले ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर P&L में, या कई बार ज्वाइंट भी बनाते होंगे शायद इनकम एक्सपेंडिचर टाइप में। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो हम रिसीव कर रहे हैं उसके अगेंस्ट पे खर्चे डिडक्टेबल है। बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता कि आप जो भी खर्चा कर दोगे सारा डिडक्ट होगा। कुछ खर्चे पूरे अलाउड हैं, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। इवन इनकम टैक्स में क्या डेप्रिसिएशन का सिस्टम भी अलग है। आपने अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन सिस्टम पढ़ा था वो अलग है, इनकम टैक्स का जो डेप्रिसिएशन का सिस्टम है वो अलग है। दैट वी विल स्टडी इन द बिजनेस हेड। जब हम बिजनेस इनकम्स का टैक्सेशन स्टडी करेंगे तब हम पढ़ेंगे इस बात को। तो अलग अलग है दोनों बातें। क्लियर है? व्हाट इज इनकम टैक्स? क्लियर है? इनकम का एक बेसिक कंसेप्ट जो मैं आपको देना चाहता था। सो लाइक टैक्स इज अ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, वेदर टैक्सेशन इज ऑन मंथली और एनुअल बेसिस। फोर्थ सिंपल कंसेप्ट है। देखिए जैसे इनकम है, मैं अपना भी एग्जांपल ले सकता हूं। हो सकता है आपके फादर जॉब करते हो, उनको सैलरी मिल रही है, और चीजें भी हैं। तो हमारा टैक्सेशन जो है वो मंथली बेसिस पर नहीं है। टैक्सेशन कैसे है हमारा? एनुअल बेसिस। एक साल में एक बार टैक्स देना होता है ब्रॉडर वे में। अब मैं आपको यहां पर दो टर्मिनोलॉजीज के साथ फैमिलियर करूंगा जो कि हमारे पूरे सिलेबस में चलेंगी, तो वो डे 1 पर ही हमें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, इनकम ऑफ 1 ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? यानी पूरे साल हम कमाएंगे, फिर उसके अगले साल उस पर टैक्स लगेगा। क्लियर? नो क्वेश्चंस। बट आई हैव ए क्वेश्चन। ये ईयर क्या होता है? हर चीज में क्वेश्चन खड़ा हो जाता है ना। हो सकता है कि मैं कहूं जी मेरे को तो ये पसंद है 1 जनवरी से 31 दिसंबर ले लो सीधा सीधा, 2011 का टैक्स, 2012 का टैक्स। या मैं कहूं जी जब मैं पैदा हुआ मैं ये जानना चाहता हूं मैंने अपनी उम्र में 18वें साल में क्या कमाया, 19वें में क्या कमाया, ऐसे टैक्स ले लो। या आप कहो जी मेरा तो दिवाली जो है वो फेवरेट फेस्टिवल है, दिवाली टू दिवाली मैंने क्या कमाया, वैसे टैक्स ले लो। इट्स नॉट लाइक फॉर एवरी असेसी। जो भी लोग टैक्स पेयर है पूरी कंट्री में, उनके लिए कॉमन फाइनेंशियल ईयर को यूज किया जाता है। तो दिस इज कंपल्सरी। जैसे इन्होंने शुरू में एक डेफिनेशन दे दी, टैक्स इज कंपल्सरी। सिमिलरली दिस कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज आल्सो कंपल्सरी। सो नाउ आई कैन ऐड द वर्ड फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, इनकम ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31। क्लियर? नेक्स्ट, जो फाइनेंशियल ईयर है इनकम का, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ये शायद टर्म आपके लिए नई होगी। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम इज नोन एज प्रीवियस ईयर एंड द फाइनेंशियल ईयर ऑफ टैक्सेशन इज नोन एज असेसमेंट ईयर। The financial year of income is known as previous year and the financial year of taxation is known as assessment year. इनकम टैक्स एक्ट में या इनकम टैक्स का जो लेजिस्लेटर है, जो एक्ट लिखता है, जो प्रोविजन बनाता है, वो भी तो कोई इंसान होगा। उसकी जो भाषा है ना, वो भाषा चलती है असेसमेंट ईयर में। वो जो बात लिखता है असेसमेंट ईयर के हिसाब से लिखता है। सारा एक्ट जो है वो जो कुछ भी लिखा होगा किस हिसाब से लिखा होगा? असेसमेंट ईयर में। इसलिए जिस साल पैसा कमाया, एक्चुअली देखा जाए तो ये करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर थोड़ी है। अरे जिस साल पैसा कमाया वही तो रेलेवेंट ईयर है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उल्टा कर दिया उसको। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आखिर ये प्रीवियस कैसे हो गया, ये कहां से इनके दिमाग में आई टर्म प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर थोड़ी है, तो करंट ईयर है। एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज द करंट ईयर। बट अगर हम कहीं पर भी करंट ईयर लिखते हैं तो गलत है। हमें लिखना क्या है? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का लॉजिक क्या है? व्हाई इट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर? बिकॉज द एक्ट, अभी तो आप फर्स्ट डे है आपका टैक्सेशन में, आगे चल के आपने इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ने हैं, रूल्स भी पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है सीए बनने के बाद।
तो वहां पर जो भी चीज आप पढ़ोगे वो किस भाषा में लिखी होगी? असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखी होगी। तो असेसमेंट ईयर किस ईयर की बात करता है? उससे पिछले साल की, इसलिए इस टर्म को बोला गया प्रीवियस। क्लियर? प्रीवियस ईयर क्लियर, असेसमेंट ईयर क्लियर। इरेज कर दूं या साइड में ले लेता हूं? नाउ आप एक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, करेक्ट? तो इंस्टीट्यूट रूल प्रिस्क्राइब करता है कि आपको कौन से, इनकम टैक्स में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं हर साल, तो हमें हमेशा लेटेस्ट प्रोविजंस ही पढ़ने चाहिए। तो मैं आपको लेटेस्ट प्रोविजंस के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं। और आपके एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है, जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो है 13-14। आ रही बात समझ में? जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दैट इज 13-14। अच्छा है, इंस्टीट्यूट आपका एकदम एडवांस चलता है। वैसे इस समय कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है? 12-13 ऑब्वियसली। अगर आप किसी सीए से जाके बात करोगे तो वो कहेगा 13-14 छोड़ो यार, क्या करना है मुझे 13-14, अभी तो 12-13 चल रहा है, पहले उसको तो देख लूं। आपका इंस्टीट्यूट एक साल एडवांस चलता है एंड दैट इज गुड। आपको आउटडेटेड चीजें नहीं पढ़ाते। ये भी एक रीजन है कि सीए की मार्केट में ना हमेशा वैल्यू रहती है, क्योंकि वो सिलेबस से शुरू से बच्चे को लेटेस्ट चीजें पढ़ने की आदत डाल देते हैं। तो हमारा जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है दैट इज 2013-2014। तो फिर हमारा प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 2012-13। By 2012 it means 1st April 11 to 31st March. I'm sorry. By 2012 it means 1st March 2012 to 31st March. Oh, thank you. Simple concept. ये सिर्फ यहां तक भी क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए पेज टर्न कर लीजिए। So financial year of income is known as previous year and financial year of taxation is known as assessment year. यहां तक हमें क्लियर है। 5 नंबर पेज बाद में पढ़ेंगे, पहले 6 नंबर पेज पे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस बात को प्लीज समझिएगा, जैसे अभी इन्होंने कहा, शायद इन्होंने थोड़ा पहले पढ़ा होगा या कोई लॉजिक से इन्होंने कैलकुलेट किया होगा या असाइनमेंट में देखा होगा कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। एक्चुअली 5 हेड्स इज ए टेक्निकल काइंड ऑफ ए थिंग। हमारे सोर्स ऑफ इनकम कितने होते हैं? व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम? पहले यहां से समझना शुरू करते हैं। व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम? आई एम आस्किंग व्हाट इज, आई एम नॉट आस्किंग एग्जाम्पल। एक चीज और डेवलप कीजिए अपने अंदर, टेंडेंसी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई विल नेवर माइंड। हो सकता है मेरी शक्ल से लग रहा हो कि मैं सख्त हूं या कुछ ऐसा नहीं, रिलैक्स हूं मैं। मेरा क्वेश्चन समझिए और उसके हिसाब से जवाब दीजिए तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, और मैं एक टीचर हूं, करेक्ट? ऐसे एग्जामिनर भी जब जो क्वेश्चन पूछता है, जब आप उसका जवाब देते हैं तो वो उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। पूछा कुछ जवाब कुछ, ये हमसे होता है। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम, तो डोंट ट्राई टू गिव एग्जांपल, ट्राई टू एक्सप्लेन। पहले एक लाइन ही बताइए चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब दोबारा ट्राई करो, सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? रेंट इज एन एग्जाम्पल। आई एम नॉट आस्किंग एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम। वेज ऑफ अर्निंग मनी। हाँ, वेज ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। रेंट तो एग्जाम्पल हुआ ना, मैं पूछ ही नहीं रहा ना एग्जाम्पल अभी। और कोई ट्राई करेगा? ट्रांजैक्शन, इनका ये कहना है ट्रांजैक्शन इज ए सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। और कोई डेफिनेशन? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द इनकम इज कमिंग, द लोकेशन, द सिचुएशन, द ट्रांजैक्शन, द वेज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम। हमारे सोर्स ऑफ इनकम कितने होते हैं या कितने हो सकते हैं? हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम कैन आई हैव? मेरे कितने सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं? इनफाइनाइट, ऑब्वियसली। मेरे कितने सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं? द आंसर इज इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं।
हो सकता है मैं जॉब भी करूं, पार्ट टाइम बिजनेस भी चलाऊं, प्रॉपर्टियां भी किराए पे दूं, बिजनेस भी 10, 20, 50 चलाऊं, नहीं कुछ प्रॉपर्टियां बेचूं, शेयर्स खरीदूं बेचूं, कई लोग करते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके तो हजारों हजारों इनकम्स हैं। तो आखिर इनकम टैक्स एक्ट को कुछ तो उसको कंट्रोल में लाना था ना। यही पॉइंट मैंने जो है, ये आपने गलत पेज खोला वैसे, ये है नहीं, पेज नंबर 4 है नहीं क्या, है ना, मिस है पेज नंबर 4 देखिए। पेज नंबर 4 पे जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो यही की है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम। मैं लिखने को इसको थाउजेंड्स या लैक्स भी लिख सकता था, बट ठीक है, एक टर्म यूज कर लिए समझाने के लिए कि दैट वी मे हैव हंड्रेड्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम बट दे हैव बीन क्लासिफाइड इन 5 हेड्स। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये 5 हेड हैं तो 5 हेड हैं। गवर्नमेंट का भी कसूर नहीं। आफ्टर ऑल अगर हम हर एक रूल के लिए अलग टैक्स का प्रोविजन होता तो फिर एक सीए टैक्सेशन के लिए अलग ही जरूरत पड़ती, नहीं? अगर ऐसा होता कि पेपर बिजनेस के लिए अलग रूल्स हैं, सोच के देखिए, इमेजिन करिए, पेपर बिजनेस के लिए अलग रूल, टेक्सटाइल बिजनेस के लिए अलग रूल, एंटरटेनमेंट बिजनेस के लिए अलग रूल, रेस्टोरेंट के लिए अलग रूल, ऐसे बड़ी मुश्किल हो जाती। ऐसे सैलरीड एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉय में भी कोई गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट है, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है। सोच के देखिए, प्रॉपर्टियों में भी किराए पे दी हुई है, अब किराए पे दुकान भी होती है, किराए पे मकान भी होता है, फैक्ट्री भी होती है, फ्लोर भी होता है, पता नहीं क्या क्या चीजें किराए पे जाती हैं, शेयर्स हैं, कुछ तो आपने चीजें सुनी होंगी, ज्वेलरी, सिल्वर, पता नहीं क्या क्या कहां से इनकम आती है। अगर हर सोर्स के लिए अलग से प्रोविजन क्रिएट किए जाते, पूरा सेपरेट सेट ऑफ रूल्स फॉर एवरीथिंग, जस्ट इमेजिन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ब्रेक कर देता है इनकम टैक्स। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू जोक, कितने प्रोविजन हो जाते। तो व्हाट दे डिड इज, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्लासिफाई कर दो। ऐसा क्लासिफिकेशन हमने सोसाइटी में कहीं देखा आज तक? मैंने देखा है और आपने भी देखा है। कास्टिज्म, कितने तरह के लोग हैं। आप कभी भी जो रिजल्ट शीट निकले ना, उसमें सरनेम पढ़ा करो, टक 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 टक। आप बोलो यार बाप रे, कई चीजें तो सुनी भी नहीं होगी, वो भी सरनेम होते हैं, राइट? बट फिर क्लासिफाई कैसे किया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खत्म, इजी हो गया ना, 4 में कर दिया। अब हिंदू में पता नहीं कौन कौन आ जाता है। गुजराती क्या है, हिंदू में चला जाता है, पंजाबी वो उसी में आ जाता है, सिंधी वो उसी में आ जाता है, इवन बंगालीज भी अपने आप को मुस्लिम या सिख तो नहीं कहेंगे, क्रिश्चियन तो नहीं कहेंगे। तो आपने देखा हुआ है, इसका मतलब मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं आपको रियल लाइफ से। क्लासिफिकेशन कर दिया उठा के, चलो भाई सब हिंदू, फिर जो प्रोविजन बनाना है वो हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया। एक एग्जांपल ले रहा हूं, सब उसी एक्ट में आ गए। अगर सबके लिए बनाए गुजराती मैरिज एक्ट, बंगाली मैरिज एक्ट, तो मैरिज एक्ट कितने बन जाएंगे? वो कहीं ना कहीं तो इजी हो गया ना उसे प्रोसेस। तो इसी तरह से जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम थे उनको 5 हेड्स में क्लासिफाई किया गया फॉर सिंप्लीफिकेशन। नहीं तो अनलिमिटेड पढ़ाई हो जाएगी फिर। आफ्टर ऑल हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, अब वहीं पे आ गया मैं उसी बात पे, हमें सिर्फ सीए करनी नहीं, सीए बनना भी है, और सीए बनने के बाद इसको रियल लाइफ में यूज भी करना है। ये प्रोविजन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ा और रख दिया, अल्टीमेटली रियल लाइफ में भी तो टैक्सेशन डील करना, तब भी यही चीजें उठा के पढ़नी पड़ती हैं। तो 5 हेड्स कौन कौन से हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब मैं 5 के बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगा, जिसको पता है पहले वो बताए। सैलरी के बारे में आप क्या जानते हो? इट इज इनकम अर्न फ्रॉम एम्प्लॉयर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये पढ़ा लिखा बच्चा है क्लास का, बिल्कुल ठीक है। और इसमें अब ज्यादा एडिशन बचाई नहीं, इसने बिल्कुल टू द पॉइंट डेफिनेशन दे दी। इट इज इनकम अर्न फ्रॉम एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर जो होगा उससे आई हुई इनकम को ही हम सैलरी में ले सकते हैं। एम्प्लॉयर वो जहां पर मैं एम्प्लॉई हूं, जॉब कर रहा हूं, यानी कि बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप जो इनकम आएगी दैट इज इनकम फ्रॉम। क्लियर? अब वही बात आती है, लेकिन क्लासिफिकेशन की बात है। अब अगर हम एग्जांपल लें, आपसे एक टेक्निकल पॉइंट पूछे, पेंशन। पेंशन सब जानते हो क्या होता है? पेंशन इज व्हाट? इट इज इनकम अर्न बाय रिटायर्ड पर्सन एज ही इज सेइंग। लेकिन वो एम्प्लॉयर तो नहीं है मेरा। हाँ यार, इकोनॉमिक्स को बीच में मत डालो अपने। ट्रांसफर्ड इनकम कुछ नहीं होता हमारे यहां। अब यहां पर मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि
गवर्नमेंट ने कुछ चीजें क्लासिफाई कर दी हैं। अब एम्प्लॉयर तो नहीं है जिससे हमें पेंशन मिल रही है, लेकिन वो फॉर्मर एम्प्लॉयर जरूर है। तो गवर्नमेंट ने कह दिया भाई पेंशन को सैलरी हेड में टैक्स करो, तो बात खत्म हो जाती है। मतलब हर चीज पे भी बहुत ज्यादा बहस नहीं कर सकते ना, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं काफी सारे एग्जांपल्स लूंगा इस बात को समझाने के लिए कि जो लॉजिकली सेट करता है और लॉजिकली सेट नहीं भी होता, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है तो ठीक है सर, उसी हेड में हमने उसको टैक्सेशन कर लेना है, बिकॉज इट इज द लॉ इज लाइक दिस। क्लियर? पेंशन पे नहीं नहीं ऐसा नहीं, पेंशन इज फुली टैक्सेबल। हु सेड इट? अभी हम पढ़ेंगे। माइनर एग्जाम्पशन है 15,000 रुपए की, उससे क्या होने वाला है? कोई जमाना था जब 1,000-2,000 रुपए पेंशन मिला करती थी, कुछ जमाना था, अब वो जमाने लद गए हैं। लाइक आई नो बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो रिटायर्ड पर्सन, और उनकी पेंशन ही शायद 30,000 पर मंथ के आसपास है। तो अभी तो वो जमाने लद गए, अभी तो गवर्नमेंट ना पेंशन भी अच्छी दे रही है अपने एम्प्लॉइज को, तो टैक्सेशन भी है। वो बात अलग है कि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, आज ही काफी चीजें पढ़ लेंगे। वो पता है एग्जाम्शन क्यों नजर आती है, आगे की चीज बता रहा हूं। लाइक सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने क्या रखा, 2.5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है। और आगे पढ़ेंगे एक सुपर सीनियर सिटीजन भी बना रखा है 80 लाख से 80 एज वाला, उसमें 5 लाख तक की एग्जाम्शन दे रखी है। तो उस वजह से कोई आदमी ये बोल सकता है कि भाई मेरी पेंशन इनकम एग्जाम्प्ट है, बट इट इज नॉट एग्जाम्प्ट, इट इज टैक्सेबल। इट इज इन सम अदर प्रोविजन एग्जाम्शन आ रही है, बट इट इज नॉट लाइक कि पेंशन इज एग्जाम्प्ट। अब मैं समझाता हूं कैसे। सपोज एक पेंशनर है और उसकी इनकम लाइक सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है, अभी थोड़ी देर बाद टेक्निकली भी समझा दूंगा। तो पेंशन इनकम अगर उसकी सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने भी थोड़ी देर पहले लिया, 30,000 पर मंथ है, कितना हो गया साल का? 360। तो वो क्या बोलेगा, मेरी इनकम एग्जाम्प्ट है। वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? अगर वो सीए का स्टूडेंट नहीं है तो वो सही बोल रहा है, उसको कोई एग्जाम थोड़ी देना है। करेक्ट? आपके एग्जाम में आ जाए पेंशन इनकम इज टैक्सेबल, ट्रू फॉल्स, वो तो बोलेगा ट्रू, आप बोलेंगे फॉल्स, क्योंकि पेंशन इनकम इज टैक्सेबल। वो तो एक अलग रूल है दूसरा कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। अब मैं बताता हूं ये टैक्सेबल कैसे है। सपोज उसकी इनकम 3,60,000 है, लेकिन 10 लाख रुपए उसको इंटरेस्ट इनकम आती है, तो उसको टैक्स कितने पे लगेगा? फिर तो 1360 पे लग रहा है ना, तो कहां हुई एग्जाम्शन? हवा हो गई ना, वो तो एग्जाम्शन तो 5 लाख तक थी। गेटिंग अ पॉइंट? सो टेक्निकली पेंशन इज टैक्सेबल, इट इज नॉट एग्जाम्प्ट। क्लियर? चलिए इसको छोड़ दे। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है जी? रेंट, ऑलमोस्ट कवर्ड। नो 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 नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेल इट ऑफ अगर आप बोल दोगे, सेल वर्ड आते ही कैपिटल गेन आ जाता है। समझिएगा इस पॉइंट को, यहीं पर ही पहले दिन से ही क्लियर करके चल रहे हैं। प्रॉपर्टी से इनकम ब्रॉडर वे में 2 तरह से होती है, एक रेंट से और एक सेल से। रेंट जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है सेक्शन 22 to 27। अगर सेल कर दिया तो कैपिटल गेन में चला जाता है 45 to 55। ये जो सेक्शंस हैं ये क्या हमें सारे याद करने हैं? द आंसर इज यस। मरी गिलो रे बाबा, क्या ये हमें याद करने हैं? द आंसर इज नो। अभी आपने कहा यस, अभी आप कह रहे हो नो। सही बात क्या है? सही बात यह है कि हमें याद हो जाएंगे, लेकिन हमें करने हैं, लेकिन हमें रटने नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि मॉर्निंग में उठ के 5 बजे क्लास में आने से पहले रट रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27, कैपिटल गेन 45 से 55। ऐसे नहीं होता ये, इट इज नॉट लाइक दिस। जैसे मान लेते हैं आपके पास बाइक है या कार है, आपने उसका नंबर याद किया? नहीं। आपको याद है? यस। कैसे? इतनी बार वो कहीं ना कहीं कोट किया, देखा, पढ़ा, हो गया यूज्ड टू। आपको आपके घर का नंबर याद ही होगा ऑब्वियसली, आपने कभी रट्टा तो नहीं मारा। कुछ चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, हम देख के ही याद कर लेते हैं। हम जब उनके साथ डील कर रहे होते हैं, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, जब हम पढ़ा करेंगे, जब हम रिवीजन करेंगे, ये सब चीजें हम 1-2 क्लासेस के बाद पिकअप करेंगे, तो धीरे 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 ना, मैं बोला ही ये बात करूंगा, ये बात किस सेक्शन में, तो फटाक से किसी ने बोलना है, एक ने बोलना है, सबने सुनना है, या सारे भी एक साथ बोलेंगे तो चलेगा। धीरे धीरे हमें सेक्शन बिना याद किए ही याद हो जाएंगे, बट हमने अपने दिमाग में से एक चीज ये डाल लेनी है कि हमें ये सेक्शन याद करने, बजाय इसके कि आप वो वाला पोर्शन पढ़ो ही मत। होता ना जैसे कुछ को तो दिखता ही नहीं, कहां लिखा है सर, सेक्शन है ही नहीं। वो टेंडेंसी मत डेवलप करना कि सेक्शन तो दिखता ही नहीं हमें सर। या अपने दिमाग में सोच लो, जो मर्जी बोलते रहे सर, मेरे लाइफ का फंडा क्लियर है, मुझे सेक्शन याद नहीं होते भाई। जैसे कई बच्चे मेरे को आके बोलते हैं, सर मेरे को ना कुछ भी याद नहीं होता, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो मैं उस चीज को कभी भी नहीं मानता, भाई याद नहीं होता तो तू 12वीं कैसे पास हो गया?
कुछ तो याद रहता ही होगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, याद रहता है हमें। हम सिर्फ इस तरह की अपनी जो यू कैन से मेंटालिटी होती है उसको बस चेंज कर लें कि हमें याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता? सब याद रहता है, धीरे धीरे हो जाएगा। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी की। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्लियरली आपको बताया रेंट इसमें कवर होगा, और अगर सेल करेंगे तो कौन से चैप्टर में चला जाएगा? कैपिटल गेन्स। नाउ द टेक्निकल पॉइंट अबाउट दिस इज कि अगर प्रॉपर्टी रेंट पर है तो उसका इनकम किस हेड में टैक्सेबल है? हाउस प्रॉपर्टी। वो रेंट चाहे फिर दुकान से हो, मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूं, चाहे दुकान से हो, चाहे मकान से हो, चाहे ऑफिस से हो, चाहे फैक्ट्री से हो। माना मैंने आपको फैक्ट्री रेंट पे दी, आप तो उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो किराया है। सो मेरी इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी। आप उस फैक्ट्री को यूज कर रहे हो, आप उससे जो कमा रहे हो, आपकी इनकम बिजनेस हेड में चली जाएगी, और आपका वो रेंट, वो रेंट का क्या होगा? अरे भाई इनका, मेरा तो रेंट टैक्सेबल हो गया, हाउस प्रॉपर्टी। इन्होंने फैक्ट्री चलानी है, इन्होंने जो मुझे रेंट दिया उसका क्या? एक्सपेंस। इन्होंने जो रेंट पे किया वो मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इनके लिए वो रेंट क्या है? एक्सपेंस है। सिंपल है ना? सिंपल को सिंपल ही रहने दो, आगे बढ़ो। बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें कौन सा बिजनेस आता है? एवरी टाइप ऑफ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम। कोई बता पाएगा? फिर भी बिजनेस को ब्रॉडर क्लासिफाई करें तो कितने हेड्स में जाएगा? ब्रॉडर क्लासिफिकेशन मे बी माई क्लासिफिकेशन, 3 हेड्स में मैं क्लासिफाई करता हूं ब्रॉडली, कि भी बिजनेस को 3 हेड्स में हम समझ सकते हैं। कौन कौन से? ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विस बिजनेस। रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस की मेजर 3 क्लासिफिकेशन है, विच इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम, इसलिए लिखवा नहीं रहा हूं। ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। ट्रेडिंग क्या होता है? कौन बताएगा? नोबडी नोज ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? क्या मजाक है? हाँ, कौन बोला? सही बोल रहा है, जो बोला जोर से बोलो। हाँ, सेलिंग एंड परचेजिंग, यस, सिंपल। चावड़ी बाजार में इतनी दुकानें हैं, आर दे मैन्युफैक्चरर्स? यूजली नॉट। आपके चारों तरफ इतनी दुकानें हैं, ये कोई मैन्युफैक्चरर थोड़ी है, तो क्या है? ट्रेडर्स हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग तो आप समझते हैं, नाम से क्लियर है, जब हम माल आप बना रहे हैं, और सर्विस पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट? सो बिजनेस हेड में सारे तरह के बिजनेस आते हैं, करेक्ट? नेक्स्ट, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन क्या होता है? और कोई ट्राई करो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ बिल्कुल नहीं बोल रहे। अगर सारे ही बोले तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, आपस में नहीं, मुझसे। आप ट्राई करें, कैपिटल गेन क्या होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इन्होंने पकड़ लिया, एक वर्ड सिर्फ छोड़ा लेकिन ऑलमोस्ट करेक्ट कर दिया। कैपिटल एसेट को बेचकर जो गेन होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं, करेक्ट? कैपिटल एसेट को बेच के। तो प्रॉपर्टी की मैंने बात की थी, तो प्रॉपर्टी इज जस्ट एन एग्जाम्पल। और क्या हो सकता है कैपिटल एसेट? शेयर्स, गोल्ड, सिल्वर, लैंड, एनीथिंग। क्लियर? यहीं पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसको आज से ही कैच कर लो। यहां मैंने लिखा नहीं जानबूझ के, क्योंकि जब चीज जो पढ़ाऊं प्रॉपर पढ़ाऊं। कैपिटल गेन 2 तरह का होता है, सैलरी में ऐसा नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है, बिजनेस में ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किसी को पता है क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का दो गेन्स विच आर सर, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कि शेयर्स के केस में वो 1 ईयर से अगर कम हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और इन केस ऑफ जनरल बताओ, जनरल इन केस ऑफ एसेट्स वो 3 इयर्स का होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 ईयर एंड 3 इयर्स का। ठीक है, और कोई बताएंगे दोबारा से, क्योंकि फिर इसको प्रॉपर्ली समझ लें। जो 3 साल के अंदर है, अगर मैंने कोई जमीन बेची, सिंपल समझाता हूं, इन्होंने थोड़ा सा उसमें एक एडिशनल पॉइंट बताया, वो ठीक है, लेकिन अभी डे 1 के लिए उतना जरूरी नहीं है। अगर 3 साल के अंदर आप कोई चीज बेचते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। जैसे मैंने एक प्लॉट खरीदा, 2 साल में बेच दिया, तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या हुआ? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैंने ज्वेलरी खरीदी, 2 साल में, 2.5 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 5 दिन में बेच दी, गेन हुआ। व्हाट इज दैट? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर वही चीज 3 साल के बाद बेची, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? एक चीज और याद रखना, द वर्ड इनकम
इंक्लूड्स लॉस। लाइक बिजनेस है, बिजनेस में जरूर थोड़ी इनकम ही हो, लॉस भी हो सकता है। ऐसे कैपिटल गेन के चैप्टर में कैपिटल लॉस भी हो सकता है। अब जैसे मैंने कहा प्लॉट खरीदा 6 महीने में बेचा, तो जो गेन हुआ वो क्या कहलाया, शॉर्ट टर्म गेन, बट लॉस भी तो हो सकता है। इन दैट सिचुएशन व्हाट वी विल राइट, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और 3 साल के बाद होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। 5वां हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या आता है? हाँ, जो इन चारों में नहीं आता, यही मेरा जवाब था। एक्चुअली टेक्निकल जवाब यही है, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तो हम एग्जाम्पल ही दे सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कोई सोर्स थोड़ी हुआ जो इन 4 हेड्स में नहीं आया। गवर्नमेंट ने कहा ऐसे तो बच जाएगा। अगर 5 हेड डिफाइन कर देते तो कोई आदमी इसी बात में लड़ मरता कि ना मेरी इनकम सैलरी है। वो आता नहीं कथाओं में, न दिन में मरू न रात में मरू न, ऐसे करके वो सारा प्रूव कर देगा भाई कैसे भी नहीं हो सकता मेरा तो अगर 5 हेड डिफाइन कर दिए जाते तो कोई आदमी इसी तरह से टैक्स बचा लेता अपना, कि वो ये प्रूव कर देता कि मैं तो 5 हेड्स में सर कहीं आता ही नहीं हूं, इसलिए उन्होंने 5 हेड ऐसे बना दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जिससे कोई बच नहीं सकता। ठीक है सर, आपकी इनकम किसी हेड में नहीं है, 5 में तो है, आ जाओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इंटरेस्ट इनकम। सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इंटरेस्ट इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट इनकम सबको होती है। क्यों होती है सबको? सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट होता है यूजुअली, और बैंक में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आता ही है, तो चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, इंटरेस्ट इनकम सबको होती है। तो इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज लाइक समथिंग विच इज विद एवरीवन। इंटरेस्ट इनकम तो होती है। क्लियर? जो आजकल एग्जामिनेशन एंगल से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है वो ये है कि जैसे मैंने कहा था ना, गवर्नमेंट डिफाइन कर दे तो फिर क्या कर लोगे आप? गिफ्ट इनकम होती है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है गिफ्ट 50,000 तक है तो एग्जाम्प्ट है, और 50 से अगर ऊपर है तो फुल्ली टैक्सेबल है। ये बड़ा अजीब पॉइंट है। यूजली इनकम टैक्स एक्ट में चीजें ऐसी नहीं है। यूजली क्या है, हर जगह अगर 10,000 की एग्जाम्पशन है तो 10,000 की एग्जाम्पशन है, 11,000 होगी तो कितना टैक्स लगेगा? 1,000। यूजली इनकम टैक्स एक्ट ऐसा है, बट गिफ्ट में कुछ इनको ज्यादा ही तकलीफ है मुझे लगता है। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अगर कोई गिफ्ट देना है तो 50,000 बहुत होते हैं। दैट इज देयर डेफिनेशन, यू नो। फ्रेंडशिप में आप हो सकता है किसी को ज्यादा भी गिफ्ट दें, बट इनकम टैक्स एक्ट जो है वो उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। इनकम टैक्स एक्ट नहीं मानता इस चीज को कि आप अपने दोस्त से इतना प्यार करते हो कि आप उसको 51,000 रुपया गिफ्ट दे रहे हो, 50,000 तक दे रहे हो तो उनको बर्दाश्त है। और 50,000 भी याद रखना टोटल पूरे साल में सारे दोस्तों से मिला के। आई एम नॉट जोकिंग। मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च की रात के 12 बजे तक टोटल जितने भी गिफ्ट आए हैं सारी दुनिया से, सबको जोड़ दो। अगर फिगर 50,000 तक है तो एग्जाम 51,000 आ गए अगर गलती से, तो पूरे 51,000 पे टैक्स। टफ लॉ है। ठीक है, आगे जाके हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें रिलेटिव्स के थ्रू जो गिफ्ट आता है वो एक्सेप्शन है। मैरिज पे जो गिफ्ट आता है वो एक्सेप्शन। तो बर्थडे नहीं है उसमें, लेकिन तो बच नहीं सकते आप। एक तो आप जो गिफ्ट लेने उनको रोक लो, मैरिज पे दे देना, तो आप टैक्स से बच जाओगे। गिफ्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज इज एग्जाम्प्ट एंड गिफ्ट थ्रू रिलेटिव्स इज एग्जाम्प्ट। रिलेटिव्स में कुछ इन्होंने डेफिनेशंस दिए हैं, लाइक ऑब्वियसली फादर मदर ब्रदर, ये सब तो कवर ही है। तो डेफिनेशन रिलेटिव्स के हम स्टडी करेंगे बहुत टेक्निकली। तो वहां से गिफ्ट आ रहा है तो ठीक है, मतलब विद इन द फैमिली आप समझ लीजिए। अगर आप अमाउंट रोटेट कर रहे हैं तब कोई टैक्स नहीं है। अदरवाइज अगर बाहर से गिफ्ट आ रहा है तो मैंने क्या लॉ पढ़ाया है, 50,000 तक फुल्ली एग्जाम्प्ट। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2, धीरे धीरे बार बार रिपीट करूंगा, याद होने लगेगा, लिखना नहीं है अभी, कोई जरूरत नहीं है। तो गिफ्ट 50,000 तक है तो एग्जाम्प्ट रहेगा, और उसके अगर ऊपर जा रहा है तो टैक्स। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो दीज आर द लाइक मेन हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, यस। एग्रीकल्चरल इनकम किसी में भी नहीं आता। उसका रीजन क्या है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये चीज इन्होंने डेवलप कर दी थी कि एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जाम्प्ट। गुड क्वेश्चन, ये हम आगे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन 7 में शायद आ रहा है एग्जाम्प्टेड इनकम्स में। सेक्शन 10 में मैं आपको दोबारा से बताता हूं, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन बनाया हुआ है इन्होंने, सेक्शन 10, जो सारी एग्जाम्पशंस को ही डील करता है। उसमें सबसे पहला नाम एग्रीकल्चरल इनकम का है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। ये याद करने वाला है। अभी जब मैं इसको पढ़ूंगा सीक्वेंस में तो एक बार आपके हाथ से भी लिखवा दूंगा, नहीं तो ये तो याद हो ही जाएगा आपको। तो एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स।
वो ईमानदारी से एग्जाम्प्ट की हुई उन्होंने। शायद एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया हुआ है। और इसका एक टेक्निकल लॉजिक ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि एग्रीकल्चरल इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर इनडायरेक्टली घुमा फिरा के टैक्स ले रही हैं, बट दैट इज लाइक आउटसाइड आवर प्रीव्यू। तो मेनली आप ये समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सो द 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनका टोटल जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये टर्मिनोलॉजी भी आपको याद करने की है। द टोटल ऑफ द 5 हेड्स ऑफ इनकम इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। फिर डिडक्शंस हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई कि एग्जाम्पशंस कौन से सेक्शन में दी है, सारी सेक्शन 10 में। ऐसे जो जनरल डिडक्शंस हैं वो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 80। वो बात अलग है, टेक्निकली वो 80C to 80U है। हम पढ़ेंगे 80C, 80D, 80DD, 80E, इस तरह का आएगा, 80G, बड़े सारे सेक्शंस आएंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन में 2-3 ही आएगा। तो ये शुरू से याद करना है। कुछ कुछ सेक्शन अब मैं शुरू कर रहा हूं आपके। तो एग्जाम्पशन का सेक्शन ब्रॉडर वे में सेक्शन 10 है और डिडक्शंस का सेक्शन 80। तो जितनी भी डिडक्शंस किसी बंदे को मिल सकती हैं वो सारी माइनस करनी है इनकम में से, 80C to 80U। इज इट क्लियर? पक्का? अब यहां पर एक पॉइंट है, कोई कोई डिडक्शन, कोई कोई एग्जाम्पशन किसी पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कैपिटल गेन में चलते हैं, कोई कोई डिडक्शन, कोई कोई एग्जाम्पशन किसी पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड होती है। जैसे हम कैपिटल गेन के एक एग्जाम्पल पे चलते हैं कि कैपिटल गेन में अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है, घर बेचा है और आपको गेन है, अगर आप एक और घर खरीद लेते हो तो आपका वो गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मतलब उतने का ही। जैसे सपोज मैंने घर बेचा और मुझे 10 लाख रुपए का गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मैंने 10 लाख का एक नया घर खरीद लिया तो मैं टैक्स फ्री हो जाऊंगा। ये जो एग्जाम्पशन है ये ना तो सेक्शन 10 में होगी ना सेक्शन 80 में। क्यों? इसका सेक्शन है सेक्शन 54। मैं आपको सेक्शन नहीं बता रहा, लॉजिक बता रहा हूं। क्या लॉजिक आप समझे, इस बात से कुछ समझे, फिर मैं बताता हूं। लॉजिक ये है कि अगर कोई एग्जाम्पशन या कोई डिडक्शन किसी पर्टिकुलर इनकम से कनेक्टेड है तो उसको उसी चैप्टर में दिया है। चैप्टर मतलब सिलेबस नहीं, चैप्टर मतलब इनकम टैक्स एक्ट। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पशन कैपिटल गेन से रिलेटेड है तो कहां दी है, कैपिटल गेन में दी है। लाइक हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपके खर्चों के लिए 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, ये कहां दी है, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में दी है। एक सैलरीड एम्प्लॉई अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस ले रहा है तो उसको कुछ डिडक्शन मिलती है, ये कहां दी है, डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलती है, कहां दी है, बिजनेस हेड में दी है। समझ गए होंगे आप इतने एग्जाम्पल से। यानी जो एग्जाम्पशन या डिडक्शन किसी पर्टिकुलर इनकम से कनेक्टेड है उसको वहीं दिया गया है, लेकिन जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, लाइक एग्रीकल्चर इनकम है, जनरल बात है, वो फिर अलग से दे दी सेक्शन 10 में। ऐसे जो डिडक्शंस हैं सेक्शन 80 में वो हैं जो सबको मिल सकती है। लाइक सेक्शन 80 की जो डिडक्शंस हैं अभी हम पढ़ेंगे आज, अभी पोस्ट ब्रेक, कि जो सेक्शन 80 की डिडक्शंस है वो सैलरी वाले को भी मिल सकती हैं, हाउस प्रॉपर्टी वाले को भी मिल सकती हैं, बिजनेस वाले को भी मिल सकती हैं, कैपिटल गेन पे भी आ सकती है, अदर सोर्स पे भी आ सकती है। अब आप समझे, लॉजिक समझे? यानी वो डिडक्शन जो पांचों में से किसी भी हेड पे आ सकती है उनको कहां दिया गया, सेक्शन 80। क्लियर? आई होप आई एम क्लियर। इसमें कोई आपको डाउट तो नहीं है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, कि जो भी डिडक्शन, जो भी एग्जाम्पशन किसी पर्टिकुलर इनकम से कनेक्टेड है वो तो वहीं पे जुड़ेगी, वहीं पर ट्रीट होगी। जो जनरल है वो कहां दी है, सेक्शन 80। एग्जाम्पशन सेक्शन 10 में और डिडक्शन सेक्शन 80। ठीक, इनको माइनस करके जो आंसर आ रहा है दैट इज नेट इनकम और टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम। ये तीनों नाम है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। अब आप पीछे का एक पेज बस पलट दें देखने के लिए कि हमने इसको पढ़ लिया है। पेज नंबर 3 आप देख लेंगे तो ये हमने कर लिया है, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर? और ये पांचों हेड्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, फिर आगे नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? सो यूजली हम ब्रेक लेंगे 9 बजे, आज हम लेट ले रहे हैं क्योंकि क्लास भी लेट शुरू की थी। यूजली हम ब्रेक लेंगे 30 मिनट्स का, आज हम ब्रेक भी शॉर्ट लेंगे टू कवर अप। क्लास हम 11 o'clock पे फिनिश करना चाहते हैं, तो आज हम आपका ब्रेक फिनिश करेंगे 9:40 पे। इज इट ओके?
अच्छा, एक चीज मुझे और बता दीजिए, 11 बजे तक का टाइम कन्वीनियंट है ऑल ऑफ यू? नो प्रॉब्लम। तो हमारी क्लास रहेगी, लास्ट टाइम इसको फिर अब रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चों को क्लियर है, तो बैच हमारा बन गया है। 7:30 to 9 फर्स्ट लेक्चर रहेगा मेरा, 9 to 9:30 ब्रेक एंड प्रॉब्लम का टाइम रहेगा आपका, और 9:30 to 11 दैट विल बी योर सेकंड लेक्चर। मेरे को लगता है 1.5 घंटा फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना सफिशिएंट है, उसके बाद टायरिंग हो जाता है। सो नाउ फॉर दिस टाइम 25 मिनट्स ओनली फॉर डे 1। तो अभी 9:15 से 9:40, 9:40 तक आपका ब्रेक है, 25 मिनट। 9:40 पे मैं फिर से शुरू करूंगा। आपको अगर कोई डाउट है तो मैं आ जाऊंगा यहां पर करीब 9:35 पर ही, 5 मिनट आपके इंडिविजुअल डाउट्स लूंगा, फिर 9:40 पे हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट्स? थैंक यू। आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हो, बड़ी पेशेंटली सुन रहे हो। मुझको टीचर्स बोलते थे कि सीपीटी के बच्चे शरारती हैं, शोर मचाते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आई वाज थिंकिंग कि है, अच्छा वो घर पे